हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जो वेटनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस है उसके ज़ालोजी सेक्शन का। अगर हम ज़ालोजी सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर हमें तीन जो यूनिट्स कह लीजिए उनको वो एनिमल डाइवर्सिटी के हैं। उसके अलावा एक जो है एनिमल फिजियोलॉजी, देन एवोल्यूशन और इम्यूनोलॉजी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 30 सब यूनिट्स आपके ये बनते हैं और हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो के अंदर एक सब यूनिट जो है उसको हम कवर करें। तो 30 वीडियोस के अंदर ये कवर हो जाना चाहिए। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो पहला सब यूनिट है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि हमें सिलेबस के अंदर क्या है और कौन से यहाँ पर आज हम सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एक तो यहाँ पर हम देखेंगे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं प्रोटिस्टा के वो क्या होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा की जो क्लासिफिकेशन है जिसमें 5 मेजर ग्रुप्स हैं उनकी हम बात करेंगे। आपके क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो है वो आते हैं। ये सब चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हमें एक और टॉपिक जो है यहाँ पर मेंशन है लास्ट में, दैट इज लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, जिसको हम यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे, लोकोमोशन वाला पार्ट। तो ये आपका पहला सब यूनिट है जिसके अंदर ये सभी टॉपिक्स जो हैं इनको हमने जो है वो कवर करना है। यहाँ पर अगर आप ये हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट का, जिसमें आपको कंप्लीट जो सिलेबस है कवर किया जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ, उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यूज जो है वो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप JKSSP स्टडी फास्ट हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर है, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जो हमारी ये टर्म प्रोटिस्टा है अगर हम इसकी बात करें, देखो प्रोटिस्टा जो है आप क्योंकि सभी का ज़ालोजी जो है बैकग्राउंड है तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, हम इसको अच्छे से यहाँ पर देखेंगे भी। प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर आपके जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, एक ही सेल के बने हुए हैं और वो यूकैरियोटिक है। क्योंकि हम जानते हैं सेल दो तरह का होता है, एक यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सबसे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपको कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, उसमें आपको सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं मेम्ब्रेन बाउंड। जबकि यूकैरियोट्स में आप बोलते हो आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो देखने को मिलती हैं। हालांकि यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको प्रोटिस्टा के अंदर जैसे हमने बहुत बोला कि सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, बट देयर इज सम एक्सेप्शन, आपको कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी अभी हम बात करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने कहा प्रोटिस्टा के अंदर आपके सभी वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि एक तो क्या है सिंगल सेल के बने हुए हैं, ये आपने याद रखना है कि यूनिसेलुलर हैं और वो क्या है यूकैरियोट्स हैं। अब जैसे अगर हम टर्म प्रोटिस्टा देखें तो टर्म प्रोटिस्टा जो है ये दी थी अर्नस्ट हैकल ने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। अर्नस्ट हैकल जो है उन्होंने टर्म प्रोटिस्टा दी थी और प्रोटिस्टा जो वर्ड है इसकी अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस से डिराइव किया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटिस्टोस, प्रोटिस्टोस का मतलब होता है ग्रीक में द वेरी फर्स्ट यानी पहला। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटिस्टा जो है ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनसे पहले भी आपके बैक्टीरिया वगैरह जो है वो आ जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं जो इससे भी प्रिमिटिव हैं। बट उस टाइम के ऊपर ये माना गया कि ये सबसे पहली लाइफ होंगे तो इनको ये नाम दे दिया गया। बट लेटर ऑन हमने देखा कि जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं वो इससे भी प्रिमिटिव होते हैं। तो बट जो टर्म है इसका आप याद रख सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस से आया है जिसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, बाकी हम इसकी आगे टर्मिनोलॉजी वगैरह आगे इसकी ग्रुपिंग देखेंगे, बट यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपके एक तो यूकैरियोटिक आपके ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो सिंगल सेल के बने हैं, बट उसमें भी आप याद रखेंगे आपकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलेंगे जो मल्टी सेल्यूलर भी हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कैल्प्स की। कैल्प्स जो है ये ब्राउन एल्गी है। अब जो कैल्प्स हैं इसका जो एक जीनस है मैक्रोसिस्टिस, इसको जब हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पर भी इसको हम देखेंगे। ये आपकी ब्राउन एल्गी के अंदर आ जाता है। मैक्रोसिस्टिस जो है इसका जीनस है। और जो कैल्प्स हैं ये इनको हम सीवीड्स भी बोलते हैं, ये आपको समंदर के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये
जो है 60 मीटर्स तक जो है ये ग्रो कर सकते हैं। इवन जो सबसे बड़ा केल्प है वो 100 मीटर्स तक देखा गया है, तो ये इतना बड़ा मास भी बना सकते हैं। बट हमने स्टिल इनको प्रोटिस्टा के अंदर क्यों रखा है, या जैसे हमने केल्प्स की बात करें या उसके अलावा जैसे वोल्वॉक्स है, वोल्वॉक्स भी एक ये एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये क्लोरोफाइशी जो एल्गी की एक क्लास है वहां पर इसको रखा गया है। अब जो वोल्वॉक्स है ये कॉलोनीज के अंदर रहता है। तो जैसे हमने कहा प्रोटिस्टा सिंगल सेल के हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, या कॉलोनीज के अंदर भी रह सकते हैं जैसे वोल्वॉक्स। जब भी हम बोलते हैं वोल्वॉक्स तो हम कभी सिर्फ वोल्वॉक्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं वोल्वॉक्स कॉलोनी, क्योंकि ये हमेशा कॉलोनीज के अंदर रहता है। और यहाँ पर दूसरा हमने कहा कि जो आपके केल्प्स हैं ये आपके मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि केल्प्स जो हैं इनको हमने प्रोटिस्टा में क्यों रखा है हालांकि ये मल्टी सेल्यूलर हैं, तो रीजन ये है बिकॉज दे लैक टिश्यू सिस्टम। इनके अंदर कोई टिश्यू सिस्टम नहीं होता, कोई सेल्यूलर स्पेशलाइजेशन नहीं है, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन नहीं है। यानी जो इसके अंदर सेल्स हैं उनमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि हर एक सेल इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिले आपको कि बहुत सारे सेल मिल करके क्या कर रहे हैं कि एक काम ले रहे हैं, जैसे आपको पोरीफेरा में देखने को मिलता है। खैर वो हम अलग से देखेंगे, हमें सिलेबस में है, तो ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रखें। और अगर हम साइज की बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में आपको कुछ ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे मिलेंगे जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन जितने छोटे, जैसे 0.5 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक। जैसे बेबीसिया है एक प्रोटोजोन, उसका साइज इतना छोटा है 2 के अराउंड। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपके केल्प्स जो है मैंने कहा 60 मीटर या उससे ज्यादा भी जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, तो यहाँ तक जा सकते हैं। अब जो आपकी ये प्रोटिस्टा किंगडम है ये काफी हेटेरोजीनस है। जैसे यहाँ पर एक टर्म आप देखो, तो किंगडम प्रोटिस्टा इज हाईली हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस क्यों है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी आपको रिलेटेड देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, या फंगी इसको प्रोनाउंस करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच में ये कनेक्टिव लिंक है। क्योंकि प्रोटिस्टा में आगे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे हैं जो प्लांट्स की तरह हैं, यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि आपके जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं। दूसरा कुछ हैं जो एनिमल्स की तरह हैं। बाकी हम देखेंगे कि इसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं जो फंगस की तरह हैं, जो डीकम्पोज करते हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। तो मतलब तीनों की तरह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट, एनिमल और फंगी के बीच में, और हेटेरोजीनस इसीलिए इसको हमने बोला। अब जो मॉडर्न फाइलोजेनी है उसमें हम एक और चीज भी बोलते हैं कि आपका ये जो ग्रुप है प्रोटिस्टा, इट इज पैराफाइलेटिक। अब पैराफाइलेटिक जो है ये क्या हो गया, अब पैराफाइलेटिक क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। एक होता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप, एक होता है पैराफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है हम उसको बोलते हैं जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर होता है और उसके सारे डिसेंडेंट आ जाते हैं। मान लो कोई हम कहें कि ए ऑर्गेनिज्म था, इससे क्या हुआ, बी निकला, सी निकला और डी निकला, ये जो पूरा ग्रुप है इसको बोलेंगे ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। और दूसरा आता है हमारे पास पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक में क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर होता है लेकिन उसके कुछ डिसेंडेंट को हम ग्रुप से बाहर रख देते हैं। जैसे यहाँ अगर हम प्रोटिस्टा के केस में देखें तो इस ग्रुप का एक कॉमन एंसेस्टर जरूर है, यानी कोई प्रोकैरियोट्स होगा जिससे ये सभी यूकैरियोट्स जो हैं उनका ओरिजिन हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, आप जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो फंगाई हैं, इन तीनों को बाहर रखा है। तो किंगडम प्रोटिस्टा इसीलिए पैराफाइलेटिक ग्रुप है कि इसका ओरिजिन सेम होगा। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया टाइप ऑर्गेनिज्म था, उसी से क्या हुआ कि कोई यूकैरियोटिक सेल जो है वो बना, और इन यूकैरियोटिक सेल से ही आगे चल करके प्लांट, एनिमल और फंगाई जो है तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो इसको हम पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है वो कंसीडर करते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज्यादा इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साइंटिस्ट के लिए मान लो वो प्लांट है, दूसरे के लिए वो जो है वो प्रोटिस्ट आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाता है हमारे पास एक मतलब हेटेरोजेनस टाइप का ग्रुप है। तो हम बात करें अगर इसकी थोड़ी टैक्सोनॉमिक हिस्ट्री की, तो मैंने आपको जैसे कहा कि टर्म प्रोटिस्टा जो है वो अर्नस्ट हैकेल ने दी थी, और उन्होंने क्या किया था
के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दी थी 1866 में, जिसमें उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा था। आपने पढ़ा भी है, प्लांटे, एनिमलिया, और तीसरा उन्होंने लाया था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने वो ऑर्गेनिज्म रखे थे जिनमें आपको टिश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। तो बाद में लेटर ऑन क्या हुआ कि कोपलैंड जो है उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा के अंदर पहले बैक्टीरिया वगैरह को भी रखा हुआ था, तो उन्होंने बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको निकाल करके अलग किंगडम बना दी, मोनेरा। और ये आपने पढ़ा है, ये सिलेबस में भी हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको बता रहा हूँ। देन जो सबसे आपने फेमस जो है वो किंगडम सिस्टम पढ़ा है वो आर.एच. विटैकर का पढ़ा है, जिसमें 5 किंगडम सिस्टम उन्होंने दिया था, जहां पर उन्होंने क्या किया कि फंगी को एक अलग किंगडम बना दिया था। तो 5 किंगडम बन गई हमारे पास। प्रोटिस्टा, जिसमें सभी यूकैरियोटिक आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रख दिए। प्रोकैरियोट्स जो है वो सब के सब आपके मोनेरा के अंदर आ गए, और जिसमें आपके सब बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। ये हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो मॉडर्न लाइफ है, यहाँ पर कार्ल वुइस जो हैं, इन्होंने 1990 के अंदर क्या किया था कि एक ब्रॉडर आप कह सकते हो ग्रुप जो है वो इन्होंने बनाया था, जिसमें इन्होंने क्या किया, ये एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सजेस्ट किया कि पूरी लाइफ को हम 3 ब्रॉड डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, और ये डिवीजन उन्होंने की थी RNA की जो सीक्वेंसिंग है उसके बेस के ऊपर, यानी जो RNA के जीन्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग की, और वहां पर देखा कि कौन किसके कितना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो उसके बेस के ऊपर इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन की थी। हालांकि यहाँ JKSSB में ये इतना पूछा नहीं जाएगा, बट ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लें तो अच्छा रहता है, समझने के लिए अच्छा है। बाकी आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये काम आ ही जाएगा। तो RNA के बेस के ऊपर इन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन की थी, और जहां पर इन्होंने 3 डोमेन्स बनाए थे। एक आर्किया, जिसके अंदर जो है आपके आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो कि ये आपके बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया टाइप हैं, जो कि हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप कह लीजिए, या साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। हेलोफाइल या मिथेनो, जो मिथेनोजन बैक्टीरिया हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। दूसरा जो है वो बैक्टीरिया आ जाता है, जिसमें आपके ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये जो दो हैं ये आपके प्रोकैरियोट्स वाले ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। देन आपके यूकैरिया जो है ये तीसरा डोमेन, जिसमें आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इसमें प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमलिया आ जाते हैं। और इनके बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। बाकी जो प्रोटिस्ट हैं आपके, इनकी अगर हम बात करें तो जो हमारा मेन फोकस है वो यहीं पर रहेगा। तो इसकी अब हम थोड़ा सा जनरल करैक्टर्स जो है वो देख लेते हैं। बाकी हमने करैक्टर्स तो ऊपर जैसे बात की तो बहुत चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी जैसे देख चुके हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हैं, या कुछ कॉलोनीज में भी रहते हैं, जैसे मैंने वोल्वाक्स की वहाँ पर एग्जाम्पल दी थी, और हमने कहा था एक ही सेल पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने एक्सेप्शन आपको बता दिया था कि जो आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे केल्प्स, ये ब्रोन एल्गी है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। देन यहाँ पर ये यूकैरियोटिक हैं, तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब चीज़ें भी होंगी। बॉडी के साइज की अगर हम बात करें तो हम ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत छोटे बैक्टीरिया तक हो सकते हैं उससे, और दूसरी तरफ जैसे ये स्पाइरो जो स्टोमम है, ये एक ऐसा आपका प्रोटोजोन है जो कि बहुत आपको मतलब नेकड आइज से भी जो है आप इसको देख सकते हो। इट कैन बी सेवरल मिलीमीटर्स इन साइज। बाकी सिमेट्री इसकी जो है अगर हम देखें तो आपको अलग अलग देखने को, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, यानी आप किसी भी हाफ प्लेन से उनको अगर उनकी बॉडी को जो है वो कट करो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आप स्टारफिश की एग्जांपल ले सकते हो, तो उस टाइप के जो है यानी सिमेट्री होगी, या बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है, यानी अगर आप उसको एक ही प्लेन में बॉडी को कट करो तो वो 2 इक्वल हाफ्स में होगा, या फिर इर्रेगुलर सिमेट्री भी हो सकती है। बाकी बॉडी कवरिंग अगर हम देखें, वैसे हम जब आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सब चीज़ें हम वहाँ पर जो पढ़ेंगे तो ये करैक्टर्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर मैं अभी इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं दूंगा। ये है भी सिंपल है, इसमें उतना समझने का है भी नहीं है। बॉडी जो है कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनमें आपको कोई भी कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कुछ में आपको पेलिकल देखने को मिलेगी, आगे हम देखेंगे जैसे यूग्लिना है। कुछ में आपको शेल या टेस्ट देखने को मिलेगा जैसे फोरामिनीफेरा है। इसी तरह से कुछ में आपको सिस्ट वाल या लोरिका, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है लोरिका, और सिस्ट वाल
जैसे हार्श जब कंडीशंस होती हैं तो आपने पढ़ा है जो एमीबा वगैरह है उसमें आपको सिस्ट देखने को मिलती है। बाकी न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा में वाइड न्यूट्रिशन के ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन का मैंने अलग से भी ये बताया है कि आपके जो प्रोटिस्ट हैं कुछ तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, जिसमें हम आगे देखेंगे डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट। डायटम्स की अगर हम बात करें तो ओशंस के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें जो प्रोडक्टिविटी है वो डायटम्स करते हैं, यानी कि 50% जो आपके प्रोडक्शन है तो वो डायटम से आती है। सो मेजर प्रोड्यूसर्स ओशन के अंदर डायटम्स हैं आपके। बाकी उसके अलावा कुछ आपके प्रोटिस्ट जो है वो होलोट्रॉफिक हैं, एनिमल लाइक जो है यानी न्यूट्रिशन है इनकी। बाकी आपके कुछ जो हैं वो सेप्रोट्रॉफिक हैं, ये जो है फंगाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। स्लाइम मोड्स की हम बात करेंगे। कुछ में आपको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगी। ये बड़ा फैसिनेटिंग है क्योंकि अगर सनलाइट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सनलाइट नहीं है तो वो फूड जो है वो एनिमल की तरह भी खा सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक एक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ जो है वो पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोंट्स भी हैं। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन हमें यहाँ देखने को मिलती है प्रोटिस्टा में। बाकी लोकोमोशन का डिटेल में है तो वहां पर हम पढ़ेंगे। रिस्पिरेशन जो है उसके लिए कोई ऑर्गन या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनली तो होती नहीं है इनमें। तो डिफ्यूजन से ही जो है वो यानी बॉडी सरफेस से ही जो है ऑक्सीजन जो है वो अंदर बाहर जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू। बाकी इसमें कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, स्पेशली वो ऑर्गेनिज्म जो कि पैरासाइट हैं तो वो एनारोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जैसे जार्डिया वगैरह है। उसके अलावा एक्सक्रीशन जो है वो भी डिफ्यूजन से ही होगी, बॉडी सरफेस से ही, कोई अलग से इनमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, बट कुछ में प्रेजेंट होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, आगे हम पढ़ेंगे। जुगलीना वगैरह में भी होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करता है कि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करता है, जो एक्सेस वाटर वगैरह है उसको सेल से बाहर निकालता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन के भी वाइड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आगे हम देखेंगे भी। एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें सिस्ट की मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और बाकी ये आपको ज्यादातर जो है ये आपको पानी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। स्पेशली जैसे हम देखें फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं, मैरीन भी हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। देयर आर सम विच आर आल्सो फाउंड इन द सॉइल या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो डिफरेंट तरह से, एक तो आप जनरली इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक को आप बोल सकते हो कि प्रोटिस्टा में यानी आपके तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक वो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनको आप बोलोगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं, जिनको अभी हम आगे देखेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनाइड्स। दूसरा आपके वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कंज्यूमर हैं, खाना बना नहीं सकते, जिसमें आपके स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ये आपके फंगाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें भी आपको जो है वो देखने को मिलता है कि डिकम्पोजिशन करते हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। और तीसरा आपको प्रोटोजोन प्रोटिस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके प्रोटोजोआ आ जाते हैं। इसको डिटेल में हमने देखना है। बट जो आपकी क्लासिफिकेशन है जब हम करते हैं प्रोटिस्टा की, तो उसको हम 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आपका पहला आ जाता है क्राइजोफाइट, जिसमें प्लांट लाइक हैं, जिसमें आपके ये डाइनोफ्लाइजिलेट्स और डायटम्स आ जाते हैं। देन आपके गोल्डन एल्गी और डायटम्स आ जाते हैं, आगे देखेंगे। सेकंड डाइनोफ्लाइजिलेट्स हैं, इसमें आपके कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, बट ये काफ़ी कलरफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, देखेंगे। देन यूग्लिनाइड्स आ जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाकी आपके स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन, ये 5 कैटेगरीज हैं, एक एक करके हमने सभी को यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्राइजोफाइट्स से। अब जो आपके ये क्राइजोफाइट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बिलोंग करते हैं डिवीजन बेसिलियोफाइटा एंड क्लास बेसिलियोफाइशी। ये एक्चुअली अगर हम देखें, जब हम डिवीजन करते हैं इसकी, ये उतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी क्लास है वो आपकी बेसिलियोफाइशी वगैरह आ जाती है, क्योंकि हमने कहा था कि आपके कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो आप एल्गी वगैरह के अंदर वहाँ पर भी आप पढ़ते हो इनको एज अ प्लांट भी। बट यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि क्राइजोफाइट्स के अंदर आपके 2 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक आपके आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं डायटम्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि समंदर के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर डायटम्स हैं। और दूसरा इसके अंदर आपके आ जाते हैं डेजमिट्स, और डेजमिट्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि क्राइजोफाइट्स में कौन आता है, डायटम्स और डेजमिट्स। डेजमिट्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो है हम देखेंगे कि पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन वगैरह,
ये पिगमेंट जो है इनको थोड़ा आप कह लीजिए कि ब्राउनिश सा जो टेक्सचर है देता है, ब्राउनिश गोल्डन ब्राउनिश टाइप का, जिसकी वजह से जो इनका कलर है वो आपको थोड़ा गोल्डन टाइप का दिखता है, तो इसलिए इनको हम गोल्डन एल्गी देखेंगे। आगे इनकी मैं आपको डायग्राम भी जो है वो दिखाऊंगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन इन्वायरमेंट दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डायटम्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पर अगर हम देखें मूवमेंट का, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अब इनमें आपको कोई मतलब ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं। प्लैंक्टॉन क्या होता है, आपने पढ़ा है कि प्लैंक्टॉन्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो पानी का जो करंट है, पानी का जो बहाव है, उसी के साथ जो है वो चलें, यानी पानी जहां उनको बहा करके ले जाए उसी तरफ चलें। ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये फ्लोट करते हैं पानी के साथ ही। ये यूजुअली आपको वाटर के सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं, और जहां पर पानी का करंट लेकर जाए वहां जाएंगे। इनमें कोई लोकोमोशन के लिए कोई अलग से ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। और दे स्टे फ्लोटिंग ऑन द सरफेस वाटर ड्यू टू, अब इनमें हमने कहा कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्या ये फ्लोट करते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी लाइट वेट होती है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर होते हैं क्या, लिपिड्स जो है वो स्टोर होते हैं, जो कि इनकी बॉडी को काफ़ी लाइट वेट बनाते हैं। ये फ्लोट करते हैं, और जैसे हमने कहा कि इनमें कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती। फ्लैजिला जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है सिर्फ कब, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आए। उसके अलावा इनमें जो है कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा लोकोमोशन के लिए। बाकी ज्यादातर जो आपके ये क्राइजोफाइट्स हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें जो है आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जो है वो आपको देखने को जो मिलता है, ये आपको जैसे मैंने कहा कि ये कलर भी देता है, जो आपको ब्राउनिश टाइप का कलर जो है गोल्डन, वो भी देने में ये हेल्प आपको करता है। बाकी इनके अंदर जो रिजर्व फूड रहता है वो रहता है ल्यूकोसिन। ये एक पॉलीसैकेराइड है या ल्यूकोसिन, इसको क्राइजोलैमिनेरिन जो है ये भी कहा जाता है। और उसके अलावा ऑयल भी जो है वो एज रिजर्व फूड रहता है। तो इसमें ये रिजर्व फूड का आपने याद रखना है, ल्यूकोसिन ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपने याद रखना है, डाई आइटम्स और डेस्मिड्स आते हैं नंबर 1। नंबर 2 इसमें आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इसके पिगमेंट कौन से हैं, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट का आपने याद रखना है। और तीसरा रिजर्व फूड का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। देन इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स में कोस्मेरियम है, ये डेस्मिड है। डेस्मिड मतलब ये आपका एक गोल्डन एल्गी है, इसका आपने एग्जाम्पल याद रखना है। उसके अलावा ये भी एक गोल्डन एल्गी है, डाइनोब्रायन, जो कि कॉलोनीज के अंदर रहता है। और डाई आइटम्स में आपके नेविक्यूला और पिन्यूलेरिया ये आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल उतना पूछे जाने के चांसेस कम है एग्जाम में, बट ये आप थोड़ा याद रखें। यहाँ पर आप ये देखें, ये आपके कुछ डायग्राम्स हैं, जैसे ये डाई आइटम्स हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट जो आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में आपको जो है ये देखने को मिल रहे हैं। गोल्डन एल्गी जो है ये आप देख सकते हैं, ये कॉलोनीज हैं, जैसे ये 1 2 3 ये सभी कॉलोनीज के अंदर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। गोल्डन कलर है इसलिए गोल्डन एल्गी हम इन्हें बोल रहे हैं। बाकी ये आपके डाई आइटम्स जो है उनकी आपको जो है ये क्लोजअप जो इमेजेस हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब जो आपकी क्राइजोफाइट हैं उनमें हम डाई आइटम्स के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि डाई आइटम्स बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप आ जाए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। एक तो अगर हम बात करें डाई आइटम्स की, तो इनकी पास प्रेजेंट होती है सेल वाल, ये आपने याद रखना है। और इनकी जो सेल वाल है वो कैसी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। जो सेल वाल है डाई आइटम्स की उसको क्या कहा जाता है, फ्रस्ट्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो फ्रस्ट्यूल है ये किसकी तरह होती है, सोप बॉक्स की तरह, जैसे साबुनदानी होती है। जैसे साबुनदानी अगर हम देखें तो उसके आपको 2 जो है वो देखने को मिलते हैं, आप शेल्स टाइप कह लीजिए। यानी एक जब आप उसको बंद करते हो तो एक उसका पार्ट नीचे और उसके ऊपर जो दूसरा पार्ट जिसको आप बंद करते हो, तो इसी तरह से इसकी सेल वॉल भी होती है, जिसमें 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल वैसे फिट करते हैं जैसे सोप बॉक्स होता है। जो ऊपर वाला शेल है उसको हम बोलते हैं एपिथिका, और जो नीचे वाला शेल है उसको बोलते हैं हाइपोथिका। तो ये टर्म भी अगर आप चाहें याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल जेकेएसएसबी आप जानते हो कि जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी डीप क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने ट्राई किया है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी जितना मटेरियल है उस सारे को कवर किया जाए यहाँ पर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट से ये बनता है कि जो डाई आइटम्स हैं उनकी जो सेल वाल है उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सिलिका। सिलिका किस फॉर्म में होता है, सिलिका डाइऑक्साइड की फॉर्म में, SiO2 डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और ये जो सिलिका है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये इनकी वाल को इनडिस्ट्रक्टेबल बनाता है, यानी इनकी जो वाल है वो
जब ये मतलब वहां पर रहते हैं वो ऐसे ब्रेक डाउन नहीं होगी, इंडिस्ट्रक्टेबल है। अब होता ये है कि जब इनकी डेथ हो जाती है डायटम्स की, तो इनकी वाल के अंदर जो वो सिलिका है, क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो वहां पर वो एक्यूमुलेट होता रहता है समंदर के अंदर, नीचे जो है बॉटम में। तो वहां पर टाइम के साथ जो है ये बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, और कई सालों बाद जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो वो वहां पर साइल है उसके अंदर काफी ज्यादा सिलिका जो है जमा हो गया है। उसी साइल को हम बोलते हैं क्या, डाई एटमिशियस अर्थ, या डायटोमाइट भी बोला जाता है, या केसलगर, जो भी इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। इसका जो है नेचर थोड़ा ग्रिटी सा होता है, इसलिए इसको पॉलिशिंग या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायटोमिशियस अर्थ का। उसके अलावा ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे मेजर प्रोड्यूसर ओशन में अगर पूछे जाएं वो डायटम्स हैं। ये मेजर प्रोड्यूसर ओशन में कौन है, डायटम्स, ये आपने याद रखना है। बाकी यहाँ पर जो इनमें सेल डिवीजन होगी, और जैसे जैसे ये सेल डिवाइड करता है, आप जानते भी होंगे जब सेल डिवाइड करता है तो क्या होता है कि सेल का जो साइज है वो भी हर एक डिवीजन के साथ थोड़ा जो है वो डिक्रीज होने लगता है। बाकी इसमें और इम्पॉर्टेंट उतने पॉइंट्स नहीं है, आप बस इतना याद रखें। ये इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह नीचे दिए गए हैं, कुछ इसके फॉर्म्स अगर हम देखें, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा आएंगे आपका जो दूसरा ग्रुप है, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। तो पहला ग्रुप था क्राइजोफाइट, जिसके अंदर हमने पढ़ा डायटम्स और गोल्डन एल्गी। दूसरा आपका ग्रुप आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी यहाँ पर आ जाती है क्लास, एक तो डाइनोफाइशी, जैसे मैंने कहा था कि इसकी जब हम डिवीजन करते हैं तो डाइनोफाइशी क्लास है। बट आपने जो चीज़ें याद रखनी है, जो मेन चीज़, वो मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने ऊपर ऑलरेडी बात की थी कि ये फोटोसिंथेटिक हैं, बाकी ये मैरीन होते हैं, ये आप याद रखें। ये आपके समंदर के अंदर ही पाए जाएंगे और फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें कि रफली हाफ आर प्योरली हेटेरोट्रॉफिक, यानी इसमें आपको कुछ हेटेरोट्रॉफ्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ मिक्सोट्रॉफिक भी हैं, यानी जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी अगर सनलाइट हो, अगर नहीं हो तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह भी एक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि ये आपको डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड, डिपेंडिंग अपॉन के मेन पिगमेंट्स उनकी सेल के अंदर कौन से हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इनमें जो मेन पिगमेंट्स हैं आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और उसके अलावा जेंथोफिल जो है वो देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा येलोइश सा कलर जो है वो इसको देता है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं इनमें भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये इनका आप एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर जो सेल वॉल है ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी है, यानी सेल्यूलोज है इनकी सेल वॉल में भी, और इसको कहा जाता है थीका। बस आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है दैट इज अ सेल्यूलोज प्लेट, जिसको हम थीका बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो सेल वॉल है जिसको हमने बोला थीका, थीका के अंदर आपको ग्रूव्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ग्रूव्स आपको जो है दो देखने को मिल रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल को सेल्कस और ट्रांसवर्स या सर्कुलर उनको एन्यूलस कहा जाता है। बाकी बस ये आप इतना याद रखें कि ग्रूव्स होते हैं, दैट इज इनफ। उसके अलावा मेम्ब्रेन बोन सैक्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं जस्ट अंडर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई। ये एक्चुअली जो इनका फंक्शन है अननोन है। और बाकी इनमें जो रिजर्व फूड है उसकी अगर हम बात करें तो वो स्टार्च प्रेजेंट होता है जो फ्रेश वाटर फार्म्स हैं, और जो मैरीन फार्म्स हैं उनमें आपको ऑयल जो है एज अ रिजर्व फूड देखने को मिलेगा। बाकी मतलब यहाँ पर आपने बस याद रखना है, एक तो इनका मैरीन होते हैं मोस्टली, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं, हालांकि फोटोसिंथेटिक भी हैं ज़्यादातर, हालांकि कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफ मिक्सोट्रॉफ्स हो सकते हैं। यहाँ पर पिगमेंट्स का आपने याद रखना है कि डिफरेंट कलर्स में ये एक आपको देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा इनमें यूनिक जेंथोफिल पिगमेंट देखने को मिलेगा, और सेल वॉल में आप ये थीका इसको बोलते हैं, ये आप याद रखें। और यहाँ पर ये आपको कुछ डायग्राम्स इनकी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ डिफरेंट कलर्स में आप यहाँ पर इनको देख सकते हो, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ये लास्ट पे अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें कि लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैजिलम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम चलो नेक्स्ट स्लाइड्स में इनका थोड़ा देखेंगे भी। ये यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली जो इमेज है रेड टाइड्स, ये ओशंस के अंदर जो है फिनोमिना हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स, जो कि इन्हीं डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। इनकी कुछ स्पीशीज हैं जैसे गोनियालिक्स है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में उनको डिस्कस करूंगा। ये क्या करते हैं कि एक फिनोमिना होता है
जिसको रेड टाइड बोलते हैं। ये एक ब्लूम होता है, जैसे आपने एल्गल ब्लूम पढ़ा है, तो इसी तरह से ये भी ब्लूम होता है जिसकी वजह से कलर जो है पूरा रेड हो जाता है। ये टॉक्सिक होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो देखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था फ्लैजिला की हम बात कर रहे थे, तो जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसे यहाँ पर नाम से भी हमें पता चल रहा है कि डाई मीन्स टू और फ्लैजिलेट यानी जिसमें फ्लैजिला हो, तो यूजली यहाँ पर आपको दो फ्लैजिला जो है इनमें देखने को मिलते हैं जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे मैंने लास्ट इमेज में भी बात की थी। तो दो फ्लैजिला जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी आपने याद रखना है। इसको बोलते हैं हेटेरोकोन्टे। और यहाँ पर एक फ्लैजिला जो है वो आपको लॉन्गिट्यूडनली देखने को मिलेगा और दूसरा ट्रांसवर्सली जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जैसे हमने पीछे कहा था कि जो सेलुलोज प्लेट्स हैं थीका उनके बीच में। बाकी यहाँ पर देखें तो दिस अरेंजमेंट मेक्स देम स्पिन, और इस अरेंजमेंट की वजह से जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं यानी जो फ्लैजिला हैं ये स्पिन करेंगे। और ये जो डाइनोज वर्ड है ये भी ग्रीक से आया है, जिसका मतलब स्पिनिंग होता है या विरलिंग होता है। उसकी वजह से जो है ये मूवमेंट करते हैं वाटर के अंदर, यानी जो फ्लैजिला है वो हेल्प करता है इनको वाटर में मूव करने के अंदर, और जो मूवमेंट है वो विरलिंग या स्पिनिंग टाइप की होगी। बाकी जो हमने रेड टाइड की पीछे जो है इमेज देखी थी, सेम इमेज यहाँ पर ये आप देख सकते हो रेड टाइड्स। यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो ये जो अब रेड टाइड्स हैं ये कुछ डाइनो फ्लैजिलेट्स हैं। रेड डाइनो फ्लैजिलेट्स वो काज करते हैं, जैसे यहाँ पर आप याद रखें गोनियोलेक्स जो है ये एक डाइनो फ्लैजिलेट है जो कि क्या करता है कि ये रैपिडली जो है ये डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सी के अंदर, और उसकी वजह से जो पूरा कलर है आपको सी का वो रेड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो गोनियोलेक्स है ये क्या करता है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सीटॉक्सिन। ये न्यूरोटॉक्सिन है, नर्व्स के ऊपर जाकर के ये इफेक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास एक और डाइनोफ्लैजिलेट है दैट इज कैरिनिया ब्रेविस। ये भी एक टॉक्सिन रिलीज करता है विच इज कॉल्ड एज ब्रेविटॉक्सिन। तो ये दो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं इनका आप नाम याद रख सकते हो, स्पेशली गोनियोलेक्स और कैरिनिया। ये जो है ये क्या करते हैं, रेड टाइड जो है वो काज करते हैं। ये HABs भी इनको कहा जाता है, दैट इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। HAB दैट इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो ये क्योंकि टॉक्सिक है तो दे कैन किल मैरीन एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस। बाकी यहाँ पर एक और हमें फिनोमिना इनके अंदर देखने को मिलता है दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट को एमिट करते हैं। लाइट जो है एमिटिंग जो उनकी यहाँ पर फीचर है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका ये जो है इसको प्रोटोजोन भी कई जगह कंसिडर किया जाता है, बट इट्स अ डाइनोफ्लैजिलेट। ये कलरलेस होलोजोइक डाइनोफ्लैजिलेट है जिसमें आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा सिरेटियम, इसमें भी बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल आप याद रखें, नॉक्टिल्यूका एंड सिरेटियम दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। बाकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, सेल डिवाइड करेगा, या यहाँ पर जो है स्पोर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या सिस्ट भी ये बना सकते हैं। जैसे आपने अमीबा में पढ़ा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनती हैं जो कि लेटर ऑन वहाँ पर उसी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में वहाँ से जो है रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारी दो ग्रुप्स हो गए प्रोटिस्ट्स के। अब तीसरा ग्रुप जो है वो आता है यूग्लिनोइड्स। अब यूग्लिनोइड्स जो है इसमें आप देखें, आपने जैसे यूग्लिना पढ़ा है तो इसमें यूग्लिना लाइक यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट्स आ जाते हैं। यानी इसमें आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर आपको लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला देखने को मिलेगा। जैसे आप यूग्लिना के यहाँ पर अगर एग्जांपल लें, ये आप इमेज में देख सकते हो यूग्लिना है। ज़्यादातर ये आपको फ्रेश वाटर फॉर्म में देखने को मिलते हैं या स्टैग्नेंट वाटर में जहाँ पानी रुका हो। अब इसमें आपने जैसे पीछे हमने जो क्लासेस पढ़ी उनमें हमने देखा सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि एक और आपको प्रोटीन रिच लेयर देखने को मिलती है, प्रोटीन की बनी लेयर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, विच इज प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर यानी आपको यूग्लिनाइड्स में क्या देखने को मिलता है, एक लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं पेलिकल। हालांकि यहाँ सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। और पेलिकल क्या करती है, ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को। स्ट्रेंथ के साथ में फ्लेक्सिबल, जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फंक्शन भी याद रखना है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ चीज आती है कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉफिक है, यानी कि अगर इनको सनलाइट मिल रही है तो ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे।
इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जैसे कि प्लांट्स के पास होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल होते हैं। इसमें आप एग्जांपल यूग्लिना की लेके चल सकते हैं। तो उनमें आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सनलाइट नहीं है तब ये एज अ हेटेरोट्रॉफ बिहेव कर सकते हैं और ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म है बाकी उनको जो है इनगल्फ कर सकते हैं, उनको जो है ये फेगोसाइटोसिस से जो है वो खाएंगे। तो इनमें दोनों न्यूट्रिशन, तो इस तरह की न्यूट्रिशन को बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। अब यही रीजन है कि जो युग्लिना या युग्लिनोइड्स हैं इनको हम बोलते हैं दे आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और खाना जो है एनिमल की तरह भी खा सकते हैं। तो ये आपने पक्का से याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से बता दूं, फ्लैजिला होता है, पेलिकल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रोवाइड करती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और मिक्सोट्रॉफिक हैं और कनेक्टिंग लिंक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इसका डिटेल्ड जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि एग्जामिनेशन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना मुझे लगता है काफ़ी है, उतना पूछेंगे नहीं, बट कई बार कह नहीं सकते, हम ज़्यादा डीप भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी यहाँ इंक्लूड की है। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको ही सिर्फ अगर याद रखो उतना भी चल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि रिजर्व फूड का। युग्लिनाइड्स में जो रिजर्व फूड है वो पैरामाइलम बॉडीज या इनको पैरामाइलन बोला जाता है। ये एक आपकी कार्बोहाइड्रेट शुगर है, तो ये इसमें रिजर्व फूड जो है होती है। बाकी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूग्लिनाइड्स में, जो हेल्प करते हैं ओस्मो रेगुलेशन के अंदर। पीछे भी हमने ये बात डिस्कस की थी। ओस्मो रेगुलेशन यानी जो एक्सेस वाटर वगैरह साल्ट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का काम जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का होता है। बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये फ्लैजिला आपको लॉन्ग देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर दो फ्लैजिला जो है होंगे, एक ये जो है लॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है, दूसरा इसी के साथ यहाँ से जो है वो निकलता है छोटा सा, वो स्मॉल होता है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो फ्लैजिला है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको मेस्टिकोनीम्स बोलते हैं। एक साइड पे जैसे यहाँ जो आप इमेज देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टिकोनिमैटिक। तो जो फ्लैजिला युग्लिना के अंदर है वो स्टिकोनिमैटिक टाइप का होगा। बाकी यहाँ पर इनमें फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटो मींस लाइट, तो रिसेप्टर जो उसको सेंस करे, फोटो रिसेप्टर होंगे। उसमें हमारे पास दो तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो आई स्पॉट या स्टिग्मा है विच इज ऑरेंज रेड कलर्ड, जो कि फ्लैजिला के बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें एस्ट्राजेंथिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज अ लाइट शील्ड। बाकी इसमें लाइट डिटेक्टर भी प्रेजेंट होता है विच इज अ स्वेलिंग नियर द बेस ऑफ लॉन्ग फ्लैजिलम। तो ये आप थोड़ा सा अगर चाहें याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे आई स्पॉट स्टिग्मा है वो याद रखें। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आई स्पॉट या स्टिग्मा किस में होता है या इसका फंक्शन क्या है। बाकी रिप्रोडक्शन देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर भी सिस्ट वॉल बनती है, यानी बॉडी जो है पूरी वो सिस्ट के अंदर कवर हो जाएगी और वहीं उसके अंदर वो डिवाइड करेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वहां से मल्टीपल फिजन होती है, तो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको उतना देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल में यूग्लिना विरिडिस आपकी एक आ जाती है, उसके अलावा एस्टेसिया है, उसके अलावा फेकस और ट्रैक्योमोनास, ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर आ जाती हैं। उसके अलावा ये तो हमारे कुछ मेन ग्रुप्स थे जो यहाँ पर हमने देखे। उसके अलावा जैसे एल्गी की मैंने बात की थी कि इसमें आपकी कुछ एल्गी भी आ जाती हैं। अभी इसमें हमने दो मेन ग्रुप्स जो है और देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। बट उससे पहले इसमें हम ये थोड़ा सा देख लें, ऊपर हमने जो डिस्कस किया था कि इसमें आपकी कुछ मल्टी सेलुलर मैंने कहा था ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम बोलते हैं कैल्प्स या जाइंट सीवीड्स इनको कहा जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल आती है मैक्रोसिस्टिस की। तो आप बस इसमें ये याद रखें मैक्रोसिस्टिस या कैल्प्स, इनको हम बोलते हैं क्या, आपके सीवीड्स भी बोलते हैं। और ये आपकी ब्रोन एल्गी दैट इज पियोफाइशी क्लास है इसकी, उसके अंदर आ जाती हैं। ये मल्टी सेलुलर होती हैं। बाकी मैं इनका बता चुका हूँ कि टिश्यूज इसमें जो है वो लेवल आपको देखने को मिलती नहीं है। बाकी बॉडी का अगर आप थोड़ा सा देखो, प्लांट लाइक बॉडी है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बॉडी को तीन में डिवाइड कर सकते हैं, होल्ड फास्ट जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरा यहाँ पर स्टाइप है विच इज अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर ये आपको ब्लेड देखने को मिल रहा है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। बस ये याद रखना है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बस इतना आपने यहाँ पर याद रखना है। बाकी उसके अलावा
हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर आते हैं जिनको हम oomacetes के अंदर जो है वो कंसिडर करते हैं। जिसमें अगर यहाँ पर हम देखें तो आपके वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं, या डाउनी मिल्ड्यूज आ जाते हैं। ये मतलब कुछ माइनर हैं। इनमें जो है आपको फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फंगई के अंदर हाइफा होते हैं जो जो है जैसे, तो इनमें हैं। इनको आप इतना इंपॉर्टेंट लेके ना चलें। हम यहाँ पर ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। वैसे ये वाली और ये वाली स्लाइड मैंने लास्ट में रखनी थी, ये बीच में आ गई है, कोई इशू नहीं है। फोर्थ नंबर पे स्लाइम मोल्ड्स की हम बात करेंगे। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर फंगी लाइक। जैसे यहाँ पर आप देखें, वंस थॉट टू बी फंगी, पहले इनको माना जाता था कि ये फंगी हैं, बट नाउ इनको हमने जो है वो प्रोटोजोआ क्लैड में रखा है। ये अलग से मतलब इसकी क्लासिफिकेशन है, बट आप इसको बस सिंपल माने, ये हम प्रोटिस्ट के अंदर अभी पढ़ रहे हैं जो स्लाइम मोल्ड्स। सो इनमें अगर हम न्यूट्रिशन देखें तो ये आपको सेप्रोट्रॉफिक देखने को मिलेगी। जैसे हमने कहा कि ये फंगी लाइक हैं, तो फंगी की तरह इनमें भी आपको जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉफिक जो है या सेप्रोफाइटिक जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप ये लाइन अगर देखो कि वेजिटेटिव बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसकी डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे ये नीचे वाला जो आपका है सेल वॉल का, यहाँ पर इस सेल वॉल का चलो हम आगे देखेंगे कि सेल वॉल जो है इसकी जो स्पोर वाली स्टेज होती है उसमें होते हैं, यानी स्पोर्स जो हैं उनमें ट्रू वॉल्स होती हैं, बट जो वेजिटेटिव फेज है उसमें सेल वॉल नहीं होते। इसमें डिफरेंट फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वेजिटेटिव फेज जो है एक होता है, उसके अलावा एक अमीबा लाइक फेज होता है, उसको अमीबा फेज बोलते हैं जो फीडिंग फेज है। उसके अलावा एग्रीगेशन फेज होता है। मतलब इसको आप ऐसे समझें कि जो जैसे वेजिटेटिव फेज का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब कंडीशंस जो हैं मान लो कुछ फेवरेबल ना हो, तो या मान लो कि जो फूड है वो ख़त्म हो गया है पूरा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हैं या मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं जिनको हम एमीबा बोलते हैं, इंडिविजुअल एमीबा, वो क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स सिग्नल जो है वो सीक्रेट करते हैं, जिससे जो बाकी साथ वाले सेल हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं। उसको हम एग्रीगेशन फेज बोलते हैं। अब बस उसको थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, वो एग्रीगेट करते हैं आपके, हम ये चीज़ें देखेंगे भी। तो वो आपस में इकट्ठे होते हैं और हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है कि अपनी जो सेल वाल हैं उनकी, या कह लीजिए उनकी जो सारी मेम्ब्रेन्स हैं, वो मेम्ब्रेन को फ्यूज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हुई, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई, और फ्यूज होकर के वो एक बड़ा सा सेल बन जाता है, एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल उसको आप बोल लीजिए बन जाता है, जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, और वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर जो कहा है कि वो मूव करेगा अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, जो डिके कर रही ट्विग्स हैं या पत्ते हैं या कोई ऑर्गेनिक मैटर है उसकी तरफ मूव करेगा, और उस पूरे को वो क्या करता है, इनगल्फ कर देता है। और वो वाली जो स्ट्रक्चर बनता है, पूरे सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी मेम्ब्रेन्स को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम, तो ये आप याद रखें। बाकी उसी के बेस पे ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें, दो तरह के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। एक तो ए सेल्यूलर या प्लाज्मोडियल जो है, जिसको अभी मैंने प्लाज्मोडियम स्टेज आपको जो बताई, या इसको हम बोलेंगे ए सेल्यूलर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ये आपकी एक स्टेज है जिसमें फाइसेरम की आपकी एग्जांपल आ जाती है। इट ग्रो एज स्लाइमी मासेस ऑन डैम्प प्लेसेस रिच इन डिकेइंग मैटर। तो ये वहां पर ग्रो करता है जहां पर डैम्प प्लेसेस हैं, थोड़ा मॉइस्चर होता है जगह में, और वहां पर आपको काफी ज्यादा जो सड़ा गला मैटर जो है, डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफ है तो ये उसको जो है उसके ऊपर फीड करता है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो फेवरेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन, जैसे हमने कहा कि प्लाज्मोडियम बनाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी की तरह एक्ट करता है, जो सेवरल फीट तक जो है आपको देखने को मिल सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि प्लाज्मोडियम कंट्रैक्ट करता है एंड इट गेट्स सराउंडेड बाय अ थिक हॉर्नी वॉल, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटियम। तो यानी एक सिस्ट बना देता है, आप ये समझिए। या फिर ये डिफरेंशिएट करता है और बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरेंजिया बनाता है। ये इसकी एक और स्टेज है, स्पोरेंजिया स्टेज, जहां पर ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो बियर करेगा। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसकी स्पोर वाली स्टेज है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इन स्पोर्स में आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि स्पोर्स में सेल वॉल हैं, बाकी सेल वॉल एब्सेंट होती है।
और ये स्पोर्स काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, इसी वजह से कई साल तक ये ऐसे रह सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आपको इसी की डायग्राम, जैसे मैंने कहा था प्लास्मोडियम, तो ये वाली उसकी डायग्राम है। यहाँ पर ये स्पोर्स का आप जो है ये देख सकते हो, स्पोरेंजिया वाली जो बात हमने की थी, तो वो आ गया आपका प्लास्मोडियम स्टेज। और दूसरी ब्रांच आपकी आती है सेल्यूलर वाली, वो ए सेल्यूलर थी, ये सेल्यूलर। यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहां पर हमने बोला कि एक प्लास्मोडियम बनता है जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बट यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तीन स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहली सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड विच इज अकर इन द फॉर्म ऑफ, ये हैप्लाइड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक न्यूक्लियस होगा इनमें, हैप्लाइड हैं, नेकेड सेल यानी इनमें सेल वॉल नहीं होगी, और इनको हम बोलते हैं क्या, मिक्स एमीबा और स्वार्म सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज आती है कि यही सेल अब क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं विद एमीबाइड मूवमेंट्स। अब डिफरेंट तरह की मूवमेंट है जो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में हम पढ़ेंगे, सीडोपोडिया जैसे हमने पढ़ा था, उसके थ्रू जो मूवमेंट होती है एमीबाइड, तो उस टाइप की मूवमेंट इनमें होती है। और ये जो स्टेज है ये फीडिंग स्टेज होती है, इसमें ये फीड करते हैं वाया फैगोट्रॉफिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं। और उसके बाद आती है तीसरी स्टेज, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जो मैक्स एमीबा है वो सिक्रेट करता है रिजिड सेल्यूलोज वॉल अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ माइक्रोसिस्ट, यानी ये बनाएगा सिस्ट जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। और माइक्रोसिस्ट जो है वो एक्ट करेगी एज अ हाईली इफेक्टिव मीन्स ऑफ पेरिनी, यानी जिसमें एडवर्स जो सीजन है, जो हार्श कंडीशन है, उसको ये उस माइक्रोसिस्ट के अंदर जो है क्या करेगा कि गुजारेगा, और जब कंडीशन वापस से ठीक होंगी तो ये देन वहां से जो है निकल जाएगा। देन हमारे पास आता है लास्ट वाला ग्रुप, दैट इज प्रोटोजोआ। अब जो प्रोटोजोन्स हैं ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक हैं, जो ऊपर हमने जैसे बात की थी। अब जो प्रोटोजोन्स हैं इसमें आपके हेटेरोट्रॉफ्स आ जाएंगे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनके अंदर ना ही आपको कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिल रहा है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये होलोजोइक होंगे या पैरासिटिक हो सकते हैं, इनमें आपको पैरासाइट्स भी देखने को मिलेंगे। ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, तो आपके प्रोटोजोन में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इनमें कोई सेल वॉल वगैरह नहीं होगी, या बाकी जैसे ऊपर हमने पढ़ा था पेलिकल सेल वॉल वगैरह, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एनिमल लाइक हैं और इनमें आपको देखने को मिलता है लोकोमोशन के लिए सेल ऑर्गेनेलीज। अब जो टर्म प्रोटोजोआ है ये दी थी गोल्ड फस ने, जो टर्म प्रोटोजोआ है वो गोल्ड फस ने दी थी। अब यहाँ पर प्रोटोजोआ जो है इसकी आपको 4 क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी। आगे स्टेज जो है स्लाइड्स में भी इनको मैंने थोड़ा किया है, बट यहाँ मोटा मोटा देख लें। 4 क्लासेस कौन सी हैं, एक तो आपके आ जाती है पहली सार्कोडीना या राइजोपोडा। इसमें वो आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोटोजोन्स जिनके पास होता है क्या, स्यूडोपोडिया लोकोमोशन के लिए इनके पास होते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया आप जानते हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, जैसे एमीबा, तो इसमें आपके एमीबा आ जाता है। उसके अलावा एंटेमीबा है, पिलियोमिक्सा विच इज द लार्जेस्ट एमीबा। उसके अलावा फोरोमिनीफेरा, फोरोमिनीफेरा जो है इनका आप ये याद रख सकते हैं, ये आपके वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपको हार्ड शेल देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं हार्ड शेल देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट। तो फोरामिनीफेरा इनमें आपको एक कवरिंग यानी एक शेल टेस्ट जिसको बोलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, वो देखने को मिलती है। वो भी आपकी सार्कोडीना या राइजोपोडा या एमीबाइड प्रोटोजोन्स में आती है। उसके अलावा इसमें रेडियोलेरिया जो है ये भी आते हैं। रेडियोलेरिया जो है इनकी जो स्केलेटन है वो ग्लासी होता है, यानी सिलिका का बना हुआ होता है जैसे ग्लास की तरह। तो इनका आप ये थोड़ा सा अगर चाहें याद रख सकते हैं, वैसे इतना डीप पूछेंगे नहीं। बाकी दूसरी क्लास आती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें आपके वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, जिसमें आगे हम देखेंगे ये आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट स्लाइड्स में। देन सिलिएटेड प्रोटोजोन जिसमें सीलिया हो, जिसमें आपका पैरामीशियम आ जाता है। और देन स्पोरोजोआ जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनली जो है आपकी प्रेजेंट नहीं होती लोकोमोशन के लिए, बट ये एक्सक्लूसिवली होते हैं क्या, आपके पैरासिटिक। तो स्पोरोजोआ जो है ये पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, जो कि पैरासाइट्स इसमें सभी आ जाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में जो है यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, बट ऐसा है कि प्रोटोजोआ का हमें डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो बट स्टिल ये सोच करके कि कई बार अभी हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स में काफ़ी डीप भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी है। बट आप जो मोटा मोटा है बस ये याद रखें कि प्रोटोजोआ की जैसे क्लासेस, एक मैंने आपको बोला फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा जिनको हम मेस्टिगोफोरा भी बोलते हैं। मेस्टिगोफोरा जो है इसमें अब लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होते हैं,
आप बस ये याद रख लें। और इसमें आपके दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक फाइटोमेस्टिका जो थोड़ा प्लांट लाइक हैं जैसे यूग्लिना वगैरह, कई जगह हम इनको जो है प्रोटोजोआ में भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब प्रोटोजोआ, जैसे मान लो जब आप ज़ूलॉजी पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको जो यूग्लिना है, वोल्वाक्स कई बार, या नोक्टोल्यूका है, उनको प्रोटोजोआ में इंक्लूड कर देते हैं। बट जो मॉडर्न अगर हम वो देखें तो उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। जैसे हमने कहा था ना, प्रोटिस्टा ये बड़ा एक हेटेरोजेनस ग्रुप है, कोई एक साइंटिस्ट बोलेगा कि ये भाई प्लांट है, दूसरा बोलेगा ये एनिमल है, तो वो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, हम मेनली बात कर रहे होते हैं जू मेस्टिकोफोरा की, जिसमें आपके एनिमल लाइक जो फ्लैजिलेट्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल ये याद रख सकते हैं, ट्राइपेनोजोमा, एक तो आपका ट्राइपेनोजोमा गेम्पियांसी है, या ट्राइपेनोजोमा ब्रुसाई है, या ये ट्राइपेनोजोमा गेम्पियांसी की आप रखें ये स्पीशीज। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये काज करती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये जो है एक पैरासाइट है जो कि ये डिजीज काज करता है, और ये डिजीज ट्रांसमिट करने के लिए एक फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई, दैट इज ग्लोसिना पल्पैलिस, ये फ्लाई का साइंटिफिक नाम है, उतना जरूरी नहीं। उसके अलावा ट्राइपेनोजोमा की एक और स्पीशीज है क्रोजाई, जो चगास डिजीज काज करती है। इसी तरह लेशमानिया डोनोवनी विच काजेस काला अजर या लेशमानियासिस, या इसको डमडम फीवर भी कहा जाता है, ये सैंड फ्लाई है जो कि ट्रांसमिट करती है, फ्लैबेटमस अर्जेंटिपस इसका नाम है। उसके अलावा जार्डिया लैम्बलिया, ये जार्डियासिस काज करता है, डाइसेंट्री डायरिया वगैरह। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। जो आपके ये सार्कोडीना या राइजोपोडा, या जिसको आप एमीबाइड प्रोटोजोन्स बोलते हैं, इसमें जो है स्यूडोपोडिया इनमें प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। बाकी मैंने फोरामिनाफेरा को आपका ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ये टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया हम आगे देखेंगे जो हमारा लोकोमोशन वाला पार्ट है। और स्पोरोजोआ बाद में देखते हैं, उससे पहले सिलिएटा जिनमें प्रेजेंट होता है सीलिया एज लोकोमोटरी ऑर्गेनली, और इनमें आपकी पैरामीशियम की एग्जांपल आ जाती है। जैसे पैरामीशियम अगर आप देखें तो उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो आपका मैक्रो न्यूक्लियस है इसको इसके वेजिटेटिव फंक्शन है, और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी फंक्शन उसी में होते हैं। बाकी इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। इस पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा, कंजुगेशन होती है जिसमें न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, सेल फ्यूजन के बगैर ही जो है बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है यहाँ पर कंजुगेशन होती है। बाकी इसमें ये कुछ इसकी सब क्लासेस हैं, वो हमें ज़रूरी नहीं है पढ़ना, इनको आप याद ना रखें। अगर आपको मतलब ज़्यादा पूरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस तब आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी स्पोरोजोआ जो है इसकी लास्ट क्लास, ये वो क्लास है जिसमें कोई भी आपको सेल ऑर्गेनली देखने को नहीं मिलती है लोकोमोशन के लिए, क्योंकि ये सब जो है पैरासाइट्स हैं। अब ये पैरासाइट्स हैं तो इनको ज़रूरत नहीं है मूवमेंट की, जो थोड़ी बहुत इनमें मूवमेंट होती है वो हम आगे लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से होती है। एक ज़्यादा मूवमेंट तो उतनी चाहिए नहीं आपको। और इसमें आप एग्जाम्पल मेन याद रख सकते हो, एक तो यहाँ पर मोनोसिस्टिस जो है ये अर्थवार्म के सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर रहता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एमीरिया जो है ये पोल्ट्री जो है उसके अंदर कॉक्सिटोसिस डिजीज जो है वो काज करता है। देन टोक्सोप्लाज्मा है, या प्लाज्मोडियम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी हमारे पास आती है, प्लाज्मोडियम जो है चार इसकी स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीफारम, मलेरियाई और ओवेल, ये मलेरिया काज करता है और इसको ट्रांसमिट करती है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये आप जानते हो वेक्टर है इसका, यानी ट्रांसमिट करती है डिजीज। बाकी ये मलेरिया का जो पैरासाइट है ये लीवर में स्टार्टिंग में जाता है, देन आरबीसी के अंदर जो है ये रहता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर हम ज्यादा जाएंगे नहीं। बट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें डिटेल में देखना है, दैट इज द लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो लोकोमोशन है वो किस तरह से होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चार क्लासेस हैं, राइजोपोडा, मेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, सिलियोफोरा। ये क्लासिफिकेशन जो है मोड ऑफ लोकोमोशन के बेस के ऊपर ही है। राइजोपोडा, राइजा का मतलब होता है रूट, पोडस मतलब फुट, क्योंकि इनमें रूट लाइक फुट प्रेजेंट होता है, फुट जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया भी, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट, यानी फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया जिनमें प्रेजेंट है वो आपकी राइजोपोडा क्लास है। इसी तरह जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है वो आपकी मेस्टिकोफोरा क्लास है, और जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनली नहीं है क्योंकि ये पैरासिटिक है वो स्पोरोजोआ है, और जिसमें हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट है वो आपकी सिलियोफोरा है। अब यहाँ पर हम डिटेल के अंदर जो है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मूवमेंट है आपकी पहली जो क्लास है राइजोपोडा, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो होती है बाय मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया, और जो स्यूडोपोडिया से मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं एमीबाइड मूवमेंट। ये आपको एमीबा वगैरह के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीबा, बट
इसको कुछ स्पोरोजोन्स के अंदर भी, फ्लैजिलेट्स के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर अगर हम देखें 4 तरह के आपको देखने को मिलते हैं स्यूडोपोडिया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो लोबोपोडिया जो है ये आपकी सबसे जो है ये कॉमन टाइप आपको जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर जो स्यूडोपोडिया बनते हैं वो थोड़े आपको यहाँ पर अगर आप देखो थोड़े ब्रॉड होंगे, और ये लोब लाइक या फिंगर लाइक जो है यहाँ पर जो टिप्स इनकी हैं वो थोड़ी राउंडेड होती हैं। तो ये आपको देखने को मिलते हैं, इनमें एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों इनमें होता है। तो ये आपको एमीबा वगैरह के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है फिलोपोडिया, ये थोड़ा आपको पतले से फिलामेंटस और पॉइंटेड जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हो। और ये आपको इनके अंदर सिर्फ एक्टोप्लाज्म ही फ्लो करता है। ये एक्टो एंडोप्लाज्म का हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है। ये आपको यूगल्फा के अंदर देखने को मिल रहा है। देन आपकी रेटिकुलोपोडिया जो है या राइजोपोडिया, ये फिलामेंटस होते हैं ये भी। और जैसे यहाँ पर ये आप देखो ये नेटवर्क बना रहे हैं, ये यहाँ से निकल रहे हैं, ये बीच में ब्रांच्ड भी हैं और ये नेटवर्क सा बना रहे हैं। यहाँ पर जो नेटवर्क बना रहे होते हैं, ये जो टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है एनास्टोस्टोम, ये है कि यानी ये बीच में ब्रांचिंग करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, जो आपको फिलोपोडिया में देखने को नहीं मिलता। बाकी एक्सोपोडिया जो हैं जो बिल्कुल स्टिफ होते हैं एकदम, ये मतलब हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं और बिल्कुल पॉइंटेड, यहाँ पर इनको बोलते हैं हम क्या, एक्सोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया की टाइप्स हैं। सबसे कॉमन टाइप आपको लोबोपोडिया जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। अब एग्जाम के अंदर मुझे लगता नहीं जेकेएसएसबी इतना ज़्यादा वो पूछेगी, बट ऐसे जनरल थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू ऐसे ले लेते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें जो सबसे आपकी एक्सेप्टेड थ्योरी वो है सोल जेल थ्योरी। लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरीज दी गई, जैसे वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी है, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी है, और उसके अलावा सरफेस टेंशन थ्योरी है। अब बस देख लें कौन सी किसने दी। चांसेस कम है पूछे जाने के। जैसे डेलिंगर जो है उन्होंने वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें कहा कि जो एमीबा है वो सबस्ट्रेटम के ऊपर जैसे वॉक करते हैं उस तरह से स्यूडोपोडिया का यूज करके वॉक करता है। जैसे ये अपने आप को यहाँ पर चिपकाता है, फिर स्यूडोपोडिया आगे जो है वो मूव करेगा, तो यहाँ पर जैसे चिपका, देन यहाँ से वो अगला स्यूडोपोडिया जो है वो आगे जो है वो फ्लो करेगा। ये जो है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से होती है, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो आगे की तरफ जो है फ्लो करेगा। तो जो आपका साइटोप्लाज्म इसके अंदर है वो आगे स्ट्रीम करता है, तो उसी के साथ जो है खींचा ही जाएगा, तो ये मूव करेगा। बट ये रिजेक्टेड है। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी है, जिसमें अमीबा जो है वो रोल करता है, ये माना गया, जो कि जेनिंग्स ने दी थी। देन बर्थहोल्ड ने सरफेस टेंशन थ्योरी दी थी, विच इज फॉर्म, जिसमें कहा था कि स्यूडोपोडियम जो है कैसे बनते हैं, बाय चेंज इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है उसको चेंज करके, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो रिमेन रहता है सफेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन डिक्रीज करे किसी पॉइंट पे। मतलब ये आप इसका इतना पूछा नहीं जाएगा। जो मेन है वो हमने ये पढ़ना है सोल जेल थ्योरी को, इसी की हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। सोल जेल थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय हाइमन इन 1918। तो ये जो है इन्होंने प्रपोज की थी। अब इन्होंने क्या बोला था कि स्यूडोपोडियम इज फाउंड बाय चेंज ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम जेल टू सोल एंड सोल टू जेल। ये यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस जो है उनकी बात की गई है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी ये थ्योरी है, जिसमें जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो दो आपको स्टेट्स जो है वो देखने को मिलेंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। एक जो है उसको बोलते हैं प्लाज्मा जेल और दूसरी को बोलते हैं हम प्लाज्मा सोल। तो इसको हमें पहले जो है समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। यानी आप तो सिंपल ये कहें कि स्यूडोपोडियम जो है वो कैसे बन रहा है, कि साइटोप्लाज्म के जेल से सोल में और सोल से जेल में चेंज होने की वजह से। अब ये सोल और जेल क्या है, तो अब ये सोचो जैसे जेलेटिन है, जब ठंडा हो तो वो जेल बन जाता है सेमी सॉलिड सा, और जब गर्म करो उसको तो वो बिल्कुल लिक्विड सा बन जाता है, अगर हम जेलेटिन वगैरह की बात करें। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा दो स्टेट्स को पहले समझना पड़ेगा, एक प्लाज्मा जेल दूसरा प्लाज्मा सोल। प्लाज्मा जेल जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक्टोप्लाज्म जो है यानी बाहर वाली जो लेयर है उसकी हम बात करते हैं कि वो जो है वो कैसी होती है, जेल लाइक होती है। सेमी रिजिड ट्यूब जो है वहां पर आपको बनती हुई दिखेगी, ये यानी जेल लाइक है थोड़ा। और जो एंडोप्लाज्म है अंदर वाली जो लेयर है वो प्लाज्मा सोल। सोल यानी वो लिक्विड की तरह है, तो वो क्या है, फ्लूइड है पूरा। तो आप ये समझिए कि दो स्टेट्स हैं। एक्टोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, और जो एंडोप्लाज्म है वो थोड़ा सा क्या है, वो आपको लिक्विड टाइप का देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है
ये जो यहाँ पर इसकी जो स्टेप्स हैं उनको अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला स्टेप यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा लेमा है, प्लाज्मा लेमा क्या हो गया, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को प्लाज्मा लेमा हम बोल रहे हैं। प्लाज्मा लेमा जो है वो अटैच हुई सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेटम यानी जो भी सरफेस है नीचे उसके साथ, और उस जगह के ऊपर क्या हुआ, प्लाज्मा जेल लोकली जो है वो वीक हो जाता है, यानी एक सॉफ्ट सा स्पॉट बन जाता है जहां पर वो लगा। जैसे मान लो जैसे गाड़ी चल रही है, टायर होता है, तो टायर जिस जगह के ऊपर मान लो वहां पर लगेगा तो वीक स्पॉट सा वहां पर बल्ब सा आपको टायर में बनता हुआ दिखता है, तो वैसा आप यहाँ पर समझ लीजिए कि प्लाज्मा लेमा पहले सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुआ जिस जगह के ऊपर, वहां पर प्लाज्मा जेल में थोड़ा सा आपको वीकनिंग जो है वो देखने को मिल गई। अब दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ, एंटीरियर एंड के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ, एंटीरियर एंड पे प्लाज्मा जेल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्लाज्मा सोल के अंदर। तो जेल थोड़ा सॉलिड होता है, सोल थोड़ा लिक्विड होता है, तो यहाँ पर कन्वर्जन हुई, यानी आगे वाला एंड है जो उसी को एंटीरियर एंड हम बोलते हैं आगे वाले को। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मा जेल लिक्विफाई होकर के प्लाज्मा सोल बन जाता है, यानी सेमी सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड बन गया। स्टेप 3 में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लाज्मा जेल जो पोस्टीरियर एंड का है अब वो कंट्रैक्ट करेगा, यानी पीछे वाला एंड जो है प्लाज्मा जेल वो कंट्रैक्ट करता है, ये पावरफुल स्क्वीज देता है और इसे हम जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। तो इसी से क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ। जैसे ट्यूब के पीछे से अगर मान लो हम दबाते हैं, जैसे कोई मान लो टूथपेस्ट वगैरह, ट्यूब को पीछे से दबाएंगे तो पेस्ट आगे से निकलेगा, तो यानी इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, वो प्रेशर जो है वो जनरेट होता है जो इसको आगे की तरफ जो है वो क्या करता है, फोर्स करता है। देन फोर्थ स्टेज में देखो तो एंडोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीम करेगा इनटू द स्यूडोपोडियम, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, प्रेशर की वजह से जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म क्या है, मैं हमने ऊपर पढ़ा उसमें प्लाज्मा सोल होता है, यानी वो लिक्विड लाइक है, तो यानी एंडोप्लाज्म क्या हुआ, प्लाज्मा सोल वो आगे की तरफ स्ट्रीम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्यूडोपोडियम की डायरेक्शन में जो है मूव करेगा वो और उसको आगे की तरफ पुश करेगा, ये एक छोटा प्रोजेक्शन यानी बनाता है, वो आगे की तरफ पुश करेगा। फिफ्थ स्टेप अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ टिप जिलेट्स एक्सटेंड द सिलेंडर। अब मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो टिप आगे निकली है, जो पीछे हमने कहा था कि आगे की तरफ जो है उसने क्या किया कि प्रोजेक्ट किया, तो वो आगे जो प्रोजेक्शन थी, वो जो टिप निकली है वो जेल बन जाती है अब, यानी प्लाज्मा सोल जो है वो अब क्या हो गया, वापस से प्लाज्मा जेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये जेल जो है आगे सिलेंडर को एक्सटेंड करता है, स्यूडोपोडियम आगे बढ़ती है, प्लाज्मा सोल का जो कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन है वो इस स्यूडोपोडियम को बना रहा है। देन एट द पेरिफेरी ऑफ स्यूडोपोडियम प्लाज्मा सोल इज कन्वर्टेड बैक टू प्लाज्मा जेल। वही जो बात यहाँ पर हमने की कि वापस से कन्वर्जन हो रही है स्यूडोपोडियम की पेरिफेरी पे। पेरिफेरी क्या होगी, जो साइड्स हैं, तो जो साइड्स हैं उनके ऊपर जो प्लाज्मा सोल है वो वापस से प्लाज्मा जेल बन जाती है, तो बाहरी वॉल सॉलिड बन जाती है, जो बाहर वाली वॉल्स हैं, क्योंकि ये साइड्स के ऊपर था तो साइड वाली वॉल क्या हो गई, सॉलिड बन गई। देन ओल्ड एक्टोप्लाज्म, यहाँ पर अगर हम देखें एट टेल लिक्विफाई, यानी अब जो पीछे वाला हिस्सा है पुराना प्लाज्मा जेल जो है वो लिक्विफाई हो जाता है और प्लाज्मा सोल बन जाता है, और ये वापस आगे फ्लो करने के लिए अवेलेबल हो जाता है, पीछे से मटेरियल आगे आ रहा है कंटिन्यूसली। तो लास्ट में यहाँ पर देखें तो इन स्टेप जो 8 है इसमें हम देखें तो जो पूरी सेल है वो आगे बढ़ रही है इन सभी स्टेप्स के कॉम्बिनेशन से, पूरी जो सेल है वो आगे बढ़ रही है स्यूडोपोडियम की डायरेक्शन के अंदर। ये साइकिल कंटिन्यूसली जो है इसी तरह से देन रिपीट होती है। उतना ज्यादा इसमें वो पूछेंगे नहीं, ये प्लाज्मा सोल जेल थोड़ा ये देख लें। नेक्स्ट टाइप की मूवमेंट है हमारे पास फ्लैजिलर लोकोमोशन। अब जो ये फ्लैजिलर लोकोमोशन है ये वो लोकोमोशन है जो किसकी हेल्प से हो रही है, फ्लैजिला की वजह से। अब फ्लैजिला जो है ये क्या होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं, आपने पढ़ा है फ्लैजिला का। फ्लैजिला जो है जो सेंट्रल एक्सिस है जहां से वो निकल रहा है उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं, और उसके अराउंड जो है आपको एक प्रोटोप्लाज्मिक शीथ भी जो है वो देखने को मिलती है, कवरिंग होती है मतलब एक्सोनिम के अराउंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। और ये जो निकल रहा है जहां से ओरिजिन हो रहा है इसी एक्सोनिम या इसका, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम या फेरोप्लास्ट कहा जाता है, जहां से ये निकल रहा है सेल के जिस पार्ट से ये बाहर निकल रहा है, और ये कनेक्टेड होता है टू द पैराबेसल बॉडी और न्यूक्लियस बाय रूट लाइक राइजोप्लास्ट, यानी जहां पर ये निकल रहा है जहां से वहां पर जो कनेक्शन है इसका उसको राइजोप्लास्ट हम बोलते हैं। और बाकी इसमें कुछ याद इतना रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखें सेंट्रल एक्सिस को एक्सोनिम बोलते हैं, बाकी जहां से ये ओरिजिन हो रहा है उसको हम काइनेटोसोम फेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। और इसका अरेंजमेंट देखें, ये डायग्राम एक्चुअली मैंने चेंज करनी थी, मुझे याद नहीं रहा, ये जो है इसमें 10+2 स्ट्रक्चर होता है। आप इस डायग्राम को छोड़ो, आप यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये
फ्लैजिला है, से इस तरह से फ्लैजिला है, इसको अगर हमने यहाँ बीच से ऐसे काटा, इसको अगर हमने यहाँ से कट किया तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो के सॉरी, इसको अगर हमने यहाँ से कट किया बीच में सेंटर में से, तो इसका जो हमें मिलेगा उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से मान लो हम इसको बीच से देख रहे हैं इसकी डायग्राम, तो ये इस तरह से हमने जो है सर्कुलर से कि आपको जो सेक्शन मिली। तो अब इसके अंदर जो है जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इसमें आपको माइक्रोटब्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें माइक्रोटब्यूल्स जो है किस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे एक ये है, दूसरा ये, दो माइक्रोटब्यूल इस तरह से सेंटर की जो इसके सॉरी जो इसकी पेरिफेरी है यानी साइड्स पे इस तरह से अरेंज होते हैं। 9, 1 2 3 इस तरह से 4 है, 5 6 7 8 और मान लो इधर ही 9, 9 मतलब ऐसे साइड पे होंगे, और दो जो है इस तरह से सेंटर में होते हैं इस तरह से। इसी को हम बोलते हैं 9+2 स्ट्रक्चर। तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ये थोड़ा इधर ये गलत दिखाया हुआ है, ये इमेज मैंने चेंज करनी थी, इसको जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ उसमें इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो ये 9+2 स्ट्रक्चर जो है ये आपका होता है, इसको आप बस थोड़ा सा इस तरह से याद रखें। इसमें हमने ये इसका यानी ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन से इतना लगता नहीं, बट इसमें बस आप बस यही चीज़ याद रखें कि सेंट्रल एक्सिस जो है जिसको एक्सोनियम बोलते हैं, देन जो फ्लैजिलम है स्टार्ट कहाँ से होता है, बेसल ग्रेन्यूल से, जिसे हम काइनेटोसोम या ब्लेरोफ्लास्ट बोलते हैं। और बाकी जो है इसमें और आपको ज़्यादा उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, अरेंजमेंट का आपने याद रखना है 9+2। 9+2 में मैंने आपको क्या बताया, बाहर की तरफ एक जो है आपको सर्कल में 9 पेरिफ्री में देखने को मिल रहे हैं डबलेट्स, यानी ये जो मैंने आपको बताया पेरिफ्री साइड्स पे, ये यहाँ पर 3 है, 3 नहीं 2 होते हैं। तो वही मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया कि 2 हैं जिसको हम डबलेट्स बोलते हैं। तो पेरिफ्री में 2 आपको जो है डबलेट्स में जो है 9 देखने को मिलेंगे माइक्रोटब्यूल्स, और 2 जो है वो सेंटर के अंदर डबलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, 9+2 आपका जो अरेंजमेंट है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो ये पेरिफेरल डबलेट्स का दिखाया है, 2 टाइप के होते हैं, जैसे 2 हैं, जैसे हमने इस तरह से ड्रा किया, बोला एक इस तरह दूसरा इसके साथ, तो जो ये 2 माइक्रोटब्यूल्स का बना है, एक को बोलते हैं ए टब्यूल, दूसरे को बोलते हैं बी टब्यूल। ए जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना है, बी टब्यूल जो है वो 10 से 11 का बना है। उतना आप जरूरी नहीं है, आप ये याद रख सकते हैं डाइनिम आर्म्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये याद रख सकते हैं, ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं ये बने हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के, ये वाला पॉइंट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ये टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि डाइनिन आर्म, ये क्या है कि ए ट्यूब के साथ अटैच होती है, और इसका काम होता है एटीपीएज की तरह ये एक्ट करता है, एटीपीएज एक्टिविटी है, यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो ये प्रोवाइड करेगा। बाकी ये यहाँ पर आपको रेडियल स्पोक्स जो है वो देखने को मिल रही हैं जो कनेक्ट करती हैं इन डबलेट्स को, यानी जो मैंने यहाँ पर बताया था, मान लो एक डबलेट ये है दूसरा ये है, तो इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने का काम रेडियल स्पोक्स का है। बाकी इसमें और उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। ये है टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कितने फ्लैजिला हैं उसके बेस के ऊपर, और जो है डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जैसे नंबर और पोजीशन की अगर हम बात करें तो मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब जैसे 1 होता है, जैसे यूग्लिना में एक फ्लैजिला है तो हम बोलेंगे मोनोट्राइकस है। 1 एट ईच एंड है, अगर दोनों एंड्स पे एक एक है तो उसको एम्फीट्राइकस बोलेंगे, यानी टोटल 2 फ्लैजिला हो गए। लोफोट्राइकस यानी अगर सिर्फ एक एंड के ऊपर पूरी टफ्ट है, जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरह से, और एक एंड के ऊपर इस तरह से बहुत सारे फ्लैजिला यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट हैं, तो उसको लोफोट्राइकस बोलेंगे। अगर पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है तो पेरीट्राइकस। अगर 2 अनइक्वल फ्लैजिला हैं तो हेटेरोकांट। एक्चुअली जो यूग्लिना है उसमें हेटेरोकांट कंडीशन होती है, क्योंकि यूग्लिना में एक्चुअल में 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा और एक बिल्कुल छोटा सा, वो निकलते निकलते रह जाता है। बाकी यहाँ पर मेस्टिगोनीम्स के बेस, मेस्टिगोनियम क्या हो गया, जैसे फ्लैजिला है और फ्लैजिला के यहाँ पर अगर आप देखो तो साइड्स पे आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं मेस्टिगोनियम। तो मेस्टिगोनियम के बेस के ऊपर डिफरेंट टाइप हैं, जैसे एक सिंगल रो है अगर मेस्टिगोनियम की एक ही साइड पे, उसको स्टिकोनिमैटिक बोलते हैं, जैसे यूग्लिना में है। इसी तरह से पेंटोनिमैटिक अगर जो है 2 या 2 से ज्यादा रोज हैं, पेंटा अगर 2 उससे ज्यादा रोज हैं, और टर्मिनल फिलामेंट यहाँ पर भी फिलामेंट है तो ये पेंटा हो गया। एक्रो अगर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी आपको मेस्टिगोनियम देखने को ना मिले, तो ये मतलब ये कुछ टाइप्स हैं, उतना इंपॉर्टेंट मतलब पूछेंगे नहीं क्योंकि सिंपल मूवमेंट का ही है। यहाँ पर फ्लैजिलर मूवमेंट की अगर हम बात करें कि जो ये मूवमेंट है फ्लैजिला की ये किस तरह से होती है, तो ये हम यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर जो है वो देखेंगे। यहाँ पर फ्लैजिलर मूवमेंट के मैकेनिज्म यानी फ्लैजिलम एक्चुअली जो है किस तरह से मूव करता है, किस तरह से हिलता है।
तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहली जो यहाँ पर मैकेनिज्म है, रोइंग आ जाता है। रोइंग हो गया, जैसे मान लो कश्ती होती है, कश्ती में जो वो लकड़ी का वो होता है चप्पा जिसको हम बोलते हैं, वो जो चलाया जाता है, तो उस तरह की मूवमेंट। तो चप्पा जब हम चलाते हैं तो उसमें पहले उसको आगे जो है वो चलाया जाता है, फिर वापस से नीचे। तो उसी तरह जैसे जो है ये भी मूव करता है उसी तरह से। जैसे आप इसको ये समझें, इसमें दो जो है वो आपकी स्ट्रोक्स होती हैं। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, एक को बोल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरे को बोल रहे हैं रिकवरी स्ट्रोक। जो इफेक्टिव स्ट्रोक है इसमें क्या है कि फ्लैजिलम जो है वो रिजिडली हेल्ड होती है, थोड़ी कनकेव बेंड के साथ, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो। और ये पावरफुल जो है वो स्वीप करता है इसे। जैसे मान लो पानी जो है उसको पीछे धकेला जा रहा है, जैसे हमने कहा ना कश्ती का वो चप्पू जब ऐसे पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, तो वो मान लो कि इफेक्टिव स्ट्रोक है। तो ये पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है और बॉडी उससे क्या होगा, आगे की तरफ जाएगी। ये मेन पावर स्ट्रोक जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक रहती है। देन ये रिकवरी स्ट्रोक जो आती है, इसमें क्या होता है कि फ्लैजिलम अब रिलैक्स होती है, थोड़ा रिलैक्स होगी तो वो थोड़ा इस तरह से आप देखो इधर का जो है वो हो जाती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर अब वापस आ रहा है फ्लैजिला। मान लो यहाँ से शुरू उसने किया था यहाँ से, अब वो वापस यहीं पर आ रहा है, तो ये उसका जो है ये रिकवरी स्ट्रोक होगा। जैसे मैंने कहा कश्ती में वो जो चप्पू चलाते हैं तो पहले पानी को जो है वापस जब ऐसे धकेला तो अब उस चप्पू को वापस अपनी जगह पे ला रहे हैं, तो वो मान लो कि उसका रिकवरी स्ट्रोक हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो फ्लैजिलम है वो ओब्लिकली बीट करता है, यानी थोड़े एंगल से जो है बीट करता है, इसलिए एनिमल अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो है वो रोटेट करता है, यानी घूमता है और घूम करके अपनी ही जगह के ऊपर जो है वो आगे जाएगा, जो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है। तो बस इसमें आप इतना थोड़ा याद रखें। बाकी दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है अनड्यूलेशन। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। अनड्यूलेशन यानी वेव लाइक मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब वेव लाइक क्या हो गया, जैसे आप मान लो अगर कोई रोप है, रस्सी है, उसको अगर आप एक साइड से ऐसे जो है वो जोर से क्या करते हो कि उसको एक एंड से मान लो कि वो हिलाते हो, उसमें वेव डालते हो, तो वो जिस तरह से वो वेव मूव करती है, तो उसी तरह से जो ये मूवमेंट है इसके अंदर होती है। इसी को हम इसीलिए वेव लाइक मूवमेंट जो है वो बोल रहे हैं। इसमें तीन सब टाइप आते हैं, एक जो है साइन वेव या अनड्यूलेटरी, दूसरा रोटेरी या हेलिकल, और तीसरा जो है फ्लिमर या टेंसल। तो ये तीन तरह की जो है मूवमेंट आती है। इसमें जो अनड्यूलेटरी या साइन वेव है, इसका बस आप ये देखें कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक प्लेनर वेव बनती है, यानी फ्लैट प्लेन में। जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम अगर यहाँ आप देख सकते हैं यूग्लिना में, ये इस तरह से जो है ये वेव बन रही है यहाँ पर। तो ये अनड्यूलेटरी या साइन वेव इसको बोलते हैं। ये वेव दो तरफ से हो सकती है, बेस से टिप की तरफ जिससे ऑर्गेनिज्म आगे पुश होता है, या टिप से बेस की तरफ अगर जाएगी तो ऑर्गेनिज्म पीछे पुल होता है। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे यूग्लिना में है। दूसरा जो है रोटेरी या हेलिकल, यहाँ फ्लैजिलम जो है ये कॉर्क स्क्रू की तरह रोटेट करता है। जैसे यहाँ पर ये आप इसको देख सकते हैं, जैसे स्क्रू को ऐसे रोटेट करते हैं हम इस तरह से, तो ये इस तरह से जो है रोटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हेलिकल पाथ जो है यहाँ पर ये क्रिएट करता है, जैसे ड्रिल करते हैं ना वो बीच में, उस तरह से इससे ऑर्गेनिज्म स्पाइरल पाथ में मूव करता है। और तीसरा जो है फ्लिमर या टिंसल, यहाँ पर फ्लैजिलम पे जो है लेटरल हेयर्स होती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना मेस्टिगोनीम्स, तो मेस्टिगोनीम्स होती हैं यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स जो है। और वेव जो है वो टिप से बेस की तरफ जाती है, यहाँ पर टिप से बेस यानी ऊपर से जो टिप है उससे नीचे बेस की तरफ जाएगी, और ये रिवर्सल पुल क्रिएट करता है जिससे ऑर्गेनिज्म आगे खींचने होता है। तो ये यहाँ पर ये डायग्राम जो है ये लास्ट में ये दिखाई गई है इसकी। तो ये जो है मूवमेंट आ गई इसकी। बाकी ये जो है ये स्लाइडिंग माइक्रो टिब्यूल थ्योरी, ये यहाँ पर जो है इसकी मूवमेंट के लिए थी। जैसे ऊपर हमने डायनिम की बात की थी कि डायनिम आर्म्स जो है वो बाइंड करती हैं जो बी ट्यूब्यूल है उसके साथ। एटीपी हाइड्रोलिसिस जो है वो पावर स्ट्रोक करता है। ये थोड़ा अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, बट उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ऐसे अगर आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इंक्लूड किया है। बाकी सीलियरी लोकोमोशन तीसरे टाइप की लोकोमोशन है जो सीलिया के थ्रू होती है। अब सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लो ये आपका पैरामीशियम है, तो इसके ऊपर इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से छोटे 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 बालों की तरह के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं सीलिया। तो ये जो है जैसे हमने उधर बात की थी
के इफेक्टिव रिकवरी स्ट्रोक होती है, तो ये भी इस तरह से बीट करते हैं, सीलिया बीट करते हैं, तो वाटर के अंदर जो है करंट जनरेट करेंगे, जिसकी हेल्प से बॉडी जो है वो मूव करती है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें भी आपको 10+2 जो हमने कहा था फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, ट्यूब्यूल्स का वैसा ही अरेंजमेंट है। ये यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला का डिफरेंस है कि सीलिया जो है वो साइज में छोटे होते हैं, फ्लैजिला लंबा होता है। सीलिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, जबकि फ्लैजिला 1 2 4 ऐसे होते हैं। और ये जो बीट करता है सीलिया, ये और लाइक है, यानी यहाँ पर 2 स्ट्रोक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, जबकि फ्लैजिला का तो हमने ऑलरेडी देखा कि अनड्यूलेटरी या रोटेरी जो है आपको ज्यादा देखने को वो वाली कंडीशन मिलती है। बाकी एक्सोनियम स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें इंफ्रासिलिएचर, अब इंफ्रासिलिएचर में आप ये देखें कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंफ्रासिलिएचर या काइनिटी सिस्टम भी इसको हम बोल रहे हैं। ये सीलिया के नीचे का सपोर्ट सिस्टम है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था फ्लैजिला के नीचे जैसे बेसल बॉडी या काइनिटोसोम वगैरह, तो इसी तरह से जो सीलिया है उसके नीचे भी एक आपको सपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके इसमें आप सिंपल देखें कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका काइनिटोसोम या बेसल बॉडी जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपका हर एक जो सीलिया है उसके नीचे एक काइनेटोसोम होता है, यानी एक सीलिया एक काइनेटोसोम इस तरह से, और ये सब लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज होते हैं, और इन्हीं रोज को हम बोलते हैं काइनिटीज। तो यहाँ पर देखें इन्हीं रोज को हम क्या बोल रहे हैं, काइनिटीज। और दूसरा जो है ये आपका आ गया काइनिटोडेसिमल फाइबर्स। जो है हर काइनिटोसोम से इंटीरियरली यानी आगे की तरफ जो है फाइबर रन करते हैं, और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। और तीसरा ट्रांसवर्स माइक्रोट्यूब्यूल रिबन्स या उसके साथ में जो है ये आपको पोस्ट सिलियरी माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, मतलब ये काइनेटोसोम को एंकर करते हैं, ताकि सीलिया जो है हिलने पर काइनेटोसोम इधर उधर ना हो जाएं, तो उनको वहां पर एंकर करने में हेल्प करता है। ये इसका थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा लगता नहीं मुझे कि जेकेएसएस भी पूछेगी, बट हम ये है कि कुछ छोड़े ना। ये है कि अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ज्यादा है तो आप पहले जो मेन मेन चीजें हैं बस वो देखें, तो बाकी आप बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए बाद में एडिशनल जो चीजें हैं उनको आप करें, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे मेन चीज रिवीजन होती है, रिवीजन। और दूसरा है आप कंसिस्टेंट रहें, तो वो चीज जो है वो आपको हेल्प करेगी। ये यहाँ पर इसका मैकेनिज्म है, जैसे हमने ऊपर भी जो है वो बात की थी कि सीलिया जो है किस तरह से ये बीट वगैरह करता है, इसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर ये अगर हम देखें तो आप एक चीज ये बस याद रखें यहाँ पर कि ईच सीलियम बीट इंडिपेंडेंटली, ये चीज आप देखें हर एक सीलिया इंडिपेंडेंटली बीट करता है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम जैसे होती है उसकी तरह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक सीलिया अकेला मूव करता है, बिल्कुल पेंडुलम के तरह आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। अब इसी बीटिंग को हम 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रोक्स में जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे हमने फ्लैजिला में देखा था इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक जो है ये पावर स्ट्रोक भी कहलाती है, क्योंकि मेन पावर यही प्रोवाइड करती है, जैसे हमने फ्लैजिला वाली केस में भी देखा था। अब इसमें क्या होता है, सीलिया जो है वो स्लाइटली कर्व्ड और स्टिफ हो जाता है, जैसे हमने वहां भी बात की थी, कर्व हुआ थोड़ा सा और स्टिफ एकदम हार्ड हो गया, यानी कि तो ये एक प्लेन में तेजी से देन स्वीप करेगा। जैसे मान लो एक पैडल किया उसने एक प्लेन में, इस तरह से स्वीप किया, पैडल किया, मूव किया, जैसे ये और हमने बोला था वो जो कश्ती का हमने बोला था वो चप्पा होता है उसकी तरह। और फिर क्या होगा कि ये पीछे की तरफ जो है वो स्ट्राइक करता है, तो जैसे हमने पीछे नाव की एग्जांपल ली थी कि उसका जो चप्पा वो पीछे की तरफ जो है उसको जब तक धकेला जाएगा तो नाव जो है आगे की तरफ मूव करती है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। और रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया वापस से बेंड करेगा, लूज हो जाएगा और वापस से जो है अपनी जगह के ऊपर आएगा, और देन इसी तरह से ये नेक्स्ट जो है देन दोबारा से आपकी इफेक्टिव स्ट्रोक आएगी, देन रिकवरी, और इस तरह से वो मूव करता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है स्पाइरल पाथ ऑफ पैरामीशियम। अब जो आपकी ये स्पाइरल पाथ है, ये हमें पैरामीशियम के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। पैरामीशियम सीधी लाइन में नहीं चलता, यहाँ पर एक स्पाइरल पाथ में मूव करता है। जैसे मान लो जब हम फायर करते हैं ना रिवॉल्वर से, जो गोली है वो भी इसी तरह से मूव करती हुई जाती है बिल्कुल स्पाइरल पाथ में। अब ये होता कैसा है, 2 यहाँ पर इसके रीजंस हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक तो ओरल एपेरेटस यानी जो माउथ एरिया है, वहाँ की जो सीलिया है वो तेजी से और बिल्कुल विग्रेसली यानी काफी तेजी से फास्ट जो है बीट करती हैं, और ये ज्यादा फोर्स देती हैं एक साइड में। तो इसका माउथ वाला जो पार्ट है, मान लो ये माउथ वाला पार्ट है, वो ज्यादा जो है जोर से जो है वो बीट करेगा, और जो
फोर्स है वो इधर ज्यादा लगेगी। और दूसरा रीजन कि बॉडी की बाकी वाली जो सीलियां हैं वो स्ट्रेट पीछे नहीं जो है वो मूव करती हैं, बल्कि थोड़ा ओब्लिकली एक एंगल के ऊपर जो है वो मूव करती हैं। तो उससे भी इन दोनों रीजन को मिला करके क्या होता है कि जो उसकी मूवमेंट है वो क्या होती है, वो आपको थोड़ी ओब्लिक स्पाइरल जो है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये कुछ और रिदम्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे एक मेटाक्रोनल रिदम, ये सिलियरी कोऑर्डिनेशन का है। इसमें है कि ऑल सिलिया ऑफ सेम बॉडी डू नॉट बीट एट द एग्जैक्ट टाइम। ये जैसे ऊपर हमने बात की थी कि सभी सिलिया एक टाइम पे बीट नहीं करते, हर एक सिलिया इंडिपेंडेंट जैसे होता है, तो एक टाइम के ऊपर वो जो है वो बीट भी नहीं करेगा। दो स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं, एक ट्रांसवर्स का और एक लॉन्गिट्यूडिनल रो का। ट्रांसवर्स रो की जो सारी सिलियां हैं वो एक साथ बीट करती हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल रो की सिलियां वो एक के बाद एक करके जो है वो मूव करती हैं। तो एक रो सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब एक साथ, और दूसरी सीक्वेंशियल है, तो ये मिलके एक वेव जैसी पैटर्न बनती हैं। तो बस यही जो है रिदम का, ये इसमें आप थोड़ा देख लें। बाकी ये थोड़ा दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं। बाकी हमारे पास ये मेन मूवमेंट्स जो है यही आ जाती हैं, बट उसके अलावा कुछ माइनर मूवमेंट्स भी हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाती है मेटाबॉलिक या यूग्लिनाइड मूवमेंट। जैसे यूग्लिनाइड जो टर्म है, ये अगर आप देखो तो इससे आपको पता चलेगा ये यूग्लिना में भी जैसे होगी। अब इसमें होता क्या है कि मेटाबॉलिक मूवमेंट क्या होगी, ये मूवमेंट जो है सेल बॉडी के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। आप ये याद रखें, एग्जाम में सिंपल ये पूछ सकते हैं कि सेल बॉडी की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन से जो मूवमेंट होती है कौन सी है, तो वो कौन सी है, मेटाबॉलिक मूवमेंट, या जिसको हम बोलते हैं यूग्लिनाइड मूवमेंट भी। अब मैकेनिज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म में बहुत फाइन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, मायोनीम्स। तो ये मायोनीम्स जो हैं कंट्रैक्टाइल फाइबर्स होती हैं, मसल टाइप आप कह लीजिए, कंट्रैक्टाइल फाइबर होती हैं छोटी छोटी। और ये मायोनीम्स जो हैं इनका अरेंजमेंट जो है वो मतलब इस तरह से होता है, तीन तरह से होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूडनली भी, ट्रांसवर्सली भी और स्पाइरली भी, ये तीन तरह से होता है, यानी लेंथ में, विड्थ में और स्पाइरल में, तीन तरह से। जब ये मायोनीम्स अल्टरनेटली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, यानी जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो कौन कर रहे हैं, मायोनीम्स। तो वो मायोनीम्स जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं तो बॉडी में वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं कंट्रैक्शन के लिए, और ऑर्गेनिज्म जो है उन कंट्रैक्शन से क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो है आपको कुछ फ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स और स्पोरोजोन्स में भी देखने, जैसे कुछ स्पोरोजोन्स में हमने बोला था कि पैरासिटिक होते हैं, उनमें कोई और ऑर्गेनली तो है नहीं, तो इस मूवमेंट से वो जो है करेंगे। जैसे ये यूग्लिना का थोड़ा यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से। बस आप याद सिर्फ इसमें इतना रखें कि मायोनीम्स की कंट्रैक्शन होती है जिससे बॉडी मूव करती है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक मूवमेंट। दूसरा हमारे पास कुछ और मूवमेंट है, जैसे अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन मूवमेंट। जैसे हमने अनड्यूलेशन पीछे पढ़ा था फ्लैजिला का, कि अनड्यूलेशन होती है, बट हमें जो ट्राइपैनोसोमा है वहां पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ से लेकर के जो फ्लैजिला है पूरा इसकी बॉडी पे यहाँ तक आ रहा है, और ये एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ये यहाँ से अगर आप देखो ये मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के साथ फ्लैजिला पूरा अटैच है, और यहाँ से आकर के ये निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है किसमें, ट्राइपैनोसोमा के अंदर, के इस तरह से एक मेम्ब्रेन बन रही है जिसको हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ सिंगल फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की अटैचमेंट से ये बन रही है, पूरी बॉडी की लेंथ तक ये जा रही है। अब इससे क्या होता है कि एंड्यूलेशन जब होंगी, एंड्यूलेशन जैसे हमने कहा था कि वेव जो है वो बनती है जब ये मूव करता है। जैसे मान लो ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने कहा था कि रस्सी में को जब हम जोर से हिलाएं तो जिस तरह उसमें वेव बनती है, तो वैसे ही इसमें वेव बनती है जिनको हम अनड्यूलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जब एंड्यूलेशन पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जाएंगी, यानी पीछे वाली तरफ से आगे वाली तरफ जाएंगी, तो ये ऑर्गेनिज्म को आगे की तरफ लेके जाएगा, और मेम्ब्रेन जो है ये एक वेव लाइक फैशन में बीट करती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ये ट्राइपैनोसोमा है, ये क्योंकि ब्लड के अंदर रहता है, ये पैरासाइट है, तो वहां पर ब्लड जो है वो काफी ज्यादा विस्कस होता है, विस्कस मीडिया है, पानी में तो उतनी विस्कासिटी नहीं, तो वहां पर तो सिंपल फ्लैजिला से मूवमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है उसको मूवमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स चाहिए। तो ये क्योंकि पूरा यहाँ पर मेम्ब्रेन टाइप बनी है, तो ये ब्लड में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर आती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, विच इज एग्जिबिटेड बाय द ग्रीगेरियन स्पोरोजोन्स। ये भी जो आपके स्पोरोजोआ हैं, पैरासिटिक जो प्रोटोजोन्स होते हैं, उसके अलावा कुछ फ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनली जो है ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनमें मैकेनिज्म क्या रहता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस और फाइब्रोनेक्टिन लाइक प्रोटीन एट द पोस्टीरियर एंड। ये पोस्टीरियर एंड के ऊपर कुछ प्रोटीन्स या म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज मॉलिक्यूलर रैकेट्स अगेंस्ट द सबस्ट्रेट और एक्टिन फिलामेंट्स दैट आर लोकेटेड अंडर द पेलिकल कपल विद मायोसिन लाइक मोटर्स टू ड्राइव द मूवमेंट।
यहाँ पर ये इसकी स्पीड भी दी गई है, स्पीड बाकियों की भी आई थिंक, चलो मैं जो है वो ऐड कर दूंगा, जो आपके नोट्स दूंगा कि फ्लैजिलर सिलियरी मूवमेंट्स जो हैं या उनकी स्पीड कितनी है, कौन सी फास्टेस्ट है, वो वाला पार्ट में पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर दूंगा नोट्स में। ऐसे अगर हम देखें तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, 1 से 10 अगर हम देखें पर सेकंड जो है माइक्रोमीटर, तो काफ़ी जो इसकी मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर यानी देखने को मिलेगी, काफ़ी स्लो है। तो जो मूवमेंट हैं सभी की वो मैं आपको जो है वो इंक्लूड करके जो है वो दे दूंगा सभी की ही, ये फास्टेस्ट कौन सी है या सबका क्या है। बट जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है ये आपकी काफ़ी यानी स्लो मूवमेंट्स के अंदर आ जाएगी, जिसमें हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म अपने पीछे वाले एंड से एक स्पेशल सिक्रेशन बाहर निकालता है जो कि म्यूकस या फाइब्रोनेक्टिन लाइक प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन स्टिकी होती हैं तो सबस्ट्रेट से चिपक जाती हैं। तो अब ये सिक्रेटेड मॉलिक्यूल जब सबस्ट्रेट पे मॉलिक्यूलर रैचेट्स की तरह काम, रैचेट एक्चुअली क्या हो गया, यानी मैकेनिकल डिवाइस जो एक डायरेक्शन में मूव करने देता है, उसी को हम बोलते हैं रैचेट, तो वापस आने नहीं देता। जैसे साइकिल की गियर है तो आगे चलती है पीछे नहीं, तो यही मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट पे ग्रिप करते हैं और एक डायरेक्शन में फोर्स जो है वो जनरेट होती है। तो उसके बाद जो है ये एक्टिन फिलामेंट्स का है कि इंटरनल मशीनरी है, पेलिकल के नीचे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन लाइक मोटर्स के साथ कपल करते हैं। और जैसे आपको अगर याद हो कि मसल कंट्रैक्शन में भी एक्टिन और मायोसिन मिल करके काम करते हैं, तो यही मैकेनिज्म यहाँ स्केल डाउन होकर के काम कर रहा है। मायोसिन मोटर एक्टिन पे वर्क करती है, फोर्स जनरेट करती है, और ये फोर्स सबस्ट्रेट पे जो सिक्रेटेड रैचिड प्रोटीन्स हैं उनके थ्रू ऑर्गेनिजम्स को ग्लाइड कराती है, तो इसीलिए इसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जो लोकोमोशन वाला पार्ट है। और लास्ट में ये जो मेन आपकी लोकोमोशन है, एमीबाइट, फ्लैजिलर, सिलियरी, मेटाबॉलिक, ग्लाइडिंग वगैरह, इनका ये है कि प्राइमरी ऑर्गेनेल कौन सा है, मैकेनिज्म क्या है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप ऐसे थोड़ा सा देख लें। तो ये हमारा जो पूरा पार्ट है यहाँ पर कवर होता है। पहला जो हमारा सब यूनिट, ये थोड़ा सा लास्ट में लोकोमोशन वाला मैंने थोड़ा जल्दी में कवर किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, मैंने सोचा नहीं था इतना हो जाएगा, मुझे लगा था कि 30-40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो मैं लोकोमोशन वाला जो है वो अलग वीडियो में कवर करता। बट चलो कोई नहीं, हम जो है 30 में ट्राई करेंगे कि जो आपके लेक्चर्स हैं यानी एक सब यूनिट को एक वीडियो में कवर करने का। तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला जो सब यूनिट है दैट इज प्रोटिस्टा, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसकी क्लासिफिकेशन और लोकोमोशन, ये खत्म होता है। तो अगर आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, JKSSB स्टडी फास्ट, वहाँ पर ये कोर्स आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये जो है यहाँ पर हम जो है इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।